अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी का एयर ब्रीदिंग इन डाइवर्स। डाइवर्स कहते हैं उन एनिमल्स को जो पानी में डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं, तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं, इसके बारे में हमने अपने पूरे लेक्चर में बात करनी है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब जानदार सांस लेते हैं, जो जानदार खुश्की पे रहते हैं, वो लंग्स से सांस लेते हैं। लंग्स पानी से तो सांस नहीं ले सकते, तो जब जानदार पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं तो उस वक्त वो अपने लंग्स से सांस लेना बंद कर देते हैं। अब ऐसी सूरत में उनके जिस्म में जो ऑक्सीजन होती है वो 3 जगहों पर मौजूद हो सकती है। वो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ उन्होंने बाइंड की होती है पानी में डुबकी लगाने से पहले, उनके आपको पता है कि पट्ठों में मायोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, उसके साथ भी ऑक्सीजन बाइंड होती है। वो भी अपने साथ कैरिंग कैपेसिटी रखती है, यानी सलाहियत रखती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन मिकदार में होती है। और जब वो डुबकी लगाने से पहले सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर भी हवा मौजूद होती है, और हमने लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। अब ये वो 3 स्टोर्स होते हैं जो कि एक डाइवर को, यानी डाइवर गोता लगाने वाले जानदार को इस काबिल बनाते हैं कि वो पानी के अंदर गोता लगाता है और उस दौरान वो सांस नहीं लेता, वो लंग्स से सांस नहीं ले सकता क्योंकि पानी में डुबकी लगा रहा है। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो इन 3 ज़राए से आती है। अब हमने बात करनी है कि क्या तरीक़ाकार एक जानदार इख्तियार करता है जिसकी वजह से वो जो है ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल करता है। जितनी भी इंटरनल ऑक्सीजन के स्टोरेज होते हैं वो इससे इस काबिल बनाते हैं कि वो डुबकी लगाने के दौरान ज़िंदा रह सके। अब ये सप्लाई अगर उसके लिए काफ़ी होगी तो वो ज़िंदा रह सकेगा उतनी देर में, और अगर इनएडिक्वेट होगी तो ज़ाहिरी बात है कि जानदार जो है उसके जिस्म के कुछ हिस्सों को एनएरोबिकली, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस से रेस्पायर करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में जो मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, वो ऑक्सीजन के बगैर टूटना शुरू होते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी बनती है। लॉरेंस अर्विंग वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका ये पैदाइश का ईयर है, ये डेथ का ईयर है और ये काम का ईयर है, जिन्होंने 1934 में काम किया था सील के ऊपर। और उन्होंने जो सारे जानदार हैं उनके टिश्यूज़ को 2 इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ में डिवाइड किया था। एक हमारे जिस्म में वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्योर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रखते हैं, ऑक्सीजन के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते, उनके अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कैटाबॉलिज्म होता है, कांट छांट का प्रोसेस होता है। इनको कहते हैं नर्वस सिस्टम और हार्ट। अगर ज़रा सी भी ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगी तो ये ज़िंदा नहीं रह सकेंगे हमारे ये टिश्यूज़, ये ऑर्गन्स। दूसरे हमारे जिस्म के टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी को बर्दाश्त कर लेते हैं, कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो कुछ देर के लिए एनएरोबिकली रेस्पायर कर लेते हैं और एटीपी बना लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जितने भी जानदार जो डाइव करते हैं वो उनमें से कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो कि लंबा गोता लगाते हैं, लंबी डुबकी लगाते हैं, और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाते हैं, थोड़ा जो है वो पानी के अंदर रहते हैं और फिर जो है वो समंदर से या पानी से बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब लेकिन वो डाइव कर रहे होते हैं तो उनकी सारी जो बॉडी होती है वो इन 2 टिश्यूज़ के दरमियान घूमती है। उनके कुछ टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद होती है जो उन टिश्यूज़ के अंदर एरोबिक कैटाबॉलिज्म को जारी रखती है, जबकि कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं वो एनएरोबिकली जो है उसको रेस्पायर करने देते हैं, जिसमें स्केलेटल मसल्स वो टिश्यूज़ होते हैं जिसमें के ऑक्सीजन के बगैर जो है वो और एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो होगी, एनएरोबिक कैटाबॉलिज्म होगा और एनर्जी बनती चली जाएगी। इस तरह से दोनों तरह के टिश्यूज़ जो हैं वो जानदार को डाइविंग के दौरान में जो है वो ज़िंदा रखने में मददगार साबित होते हैं। अर्विंग ने अपने एक जो पीएचडी स्कॉलर थे जो उनके साथ पीएचडी कर रहे थे, जिनका नाम पर्स कॉलेंडर है, इनके साथ लैब के अंदर सील के ऊपर जो है एक जानदार है जो कि पानी में बहुत रहता है या पानी के पास पाया जाता है, उसको फोर्स यानी कोशिश की थी कि पानी के अंदर ये बार बार गोता लगाए और उसके ऊपर तजर्बात करके अपना ये जो सारा लिटरेचर है और ये जो सारा नॉलेज है हम तक पहुंचाया था। अब अगर हम बात करें कि किस तरह जानदार की जो बॉडी है वो एडजस्ट करती है, जानदार की बॉडी एडजस्ट इस तरह से करती है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो वाइटल टिश्यूज़ होते हैं हमारे, जो ब्रेन है, जो हार्ट है, जो लंग है, और बाकी के जो हमारे ऑर्गन है वो नॉन वाइटल टिश्यूज़ आ जाते हैं, इनकी तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है। कैसे कम करती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, यानी ब्लड वेसल जो है उसका डायामीटर कम हो जाएगा, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से खून उस तरफ कम फ्लो करेगा। तो इस तरह से जो बाकी के ये हमारे टिश्यूज़ हैं जो नॉन वाइटल टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन के साथ जितनी भी बाउंड हुई हुई ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल करेंगे और फिर एनएरोबिक कैटाबॉलिज्म करते हुए एनर्जी बनाएंगे, जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड पैदा होता चला जाएगा और ये इकट्ठा होता चला जाएगा और गोताखोरी करने के दौरान ब्लड के फ्लो को इन ऑर्गन की तरफ कम कर दिया जाएगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि वाइटल टिश्यूज जो है, जैसे कि हमारे लंग्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है और हमारा ब्रेन है, ये तीन हमारे वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के, किसी भी एनिमल की बॉडी के, उस तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है एनएरोबिकली रेस्पायर नहीं करते, इनको एडिक्वेट यानी काफ़ी सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर मेंटेन करते हुए जो ऑक्सीजन है उसकी काफ़ी मिकदार को मुहैया किया जाता है ताकि ये एरोबिकली रेस्पायर करते रहें। अच्छा, कुछ जो जानदार हैं उनके बारे में ये भी देखा गया कि जब वो गोताखोरी के लिए पानी के अंदर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उनका हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है। हार्ट रेट के स्लो होने को कहते हैं ब्रैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट जो है वो गोताखोरी के दौरान स्लो हो जाता है तो इसको कहते हैं डाइविंग ब्रैकीकार्डिया या ब्रेडी स्लो। तो इसको डक्स में ऑब्जर्व किया गया। स्टार्टिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1870 में इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो बतखें जब गोताखोरी के लिए जाती हैं तो उनके हार्ट बहुत कम बीट होता है, 14 दफ़ा बीट होता है 1 मिनट के अंदर। हालांकि आम जो टाइमिंग है जब वो आम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं तो उनका हार्ट 100 बीट्स करता है पर मिनट। अब हमने एक और बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखनी है कि ऑक्सीजन के जो स्टोर्स हैं वो डाइवर्स में क्या कहाँ कहाँ होते हैं। ऑक्सीजन के जो स्टोर हैं ज़ाहिरी बात है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और लंग्स में पाई जाती है। लेकिन इन तीनों जो चीज़ें हैं ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाई जाती है, मायोग्लोबिन हमारे पट्ठों में पाई जाती है और लंग्स में हवा होती है। तो इनकी ख़ास कैपेसिटी होती है जिसमें वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के स्टोर जो है वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं इनके ऊपर। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की एक ख़ास मिकदार है जो कि ऑक्सीजन की ख़ास मिकदार को कैरी कर सकती है, अपने साथ बाइंड कर सकती है। उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, या इसे हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। फिर एक जानदार के जिस्म में ब्लड कितना हुजम रखता है, कितना वॉल्यूम उसके वजन के मुकाबले में मौजूद है, जितना खून मौजूद होगा उतना उसमें हीमोग्लोबिन होगी, उतना वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकेगी, उतना वो लंग्स तक फ्लो करके हार्ट और ब्रेन तक फ्लो करके ऑक्सीजन की सप्लाई को मुसलसल जारी भी रख सकेगी। इस पे भी डिपेंड करता है। फिर हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो सैचुरेशन जो है वो कर देती है जब जानदार सबमर्ज यानी कि पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, तो कितनी जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड होती है जो कि मुकम्मल तौर पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके उसको सैचुरेट कर दे। तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फुली लोडिंग सैचुरेटेड ऑक्सीजन। अब ये जो तीनों फैक्टर हैं ये इस पूरे पैराग्राफ में 1 बाय 1 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ अलहदा से हेडिंग सिर्फ एक की दी गई है। मैं आपको कहूँगी कि आप यहाँ पर भी हेडिंग बना लीजिए, यहाँ पर भी हेडिंग बना लीजिए। अब जितना हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन को बाइंड करने की, तो जाहिर बात है उतना वो ऑक्सीजन को ज़्यादा बाइंड करेगा। माना यह गया है कि वो जानदार जो कि थोड़ी देर के लिए डाइविंग करते हैं या वो जानदार जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं और वो डाइविंग नहीं करते, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, और वो जानदार जो कि बहुत ज़्यादा डाइविंग करते हैं और ज़्यादा देर के लिए डाइविंग करते हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो ज़्यादा होती है। अब मिसालें इन्होंने दी है हार्बर सील की, स्पर्म वेल की, वेडल सील की और रिबन सील की। ये सील्स ऐसी हैं, इनकी मुख्तलिफ किस्में, इनके मुख्तलिफ आम नाम है जिनके आपको यहाँ पर वॉल्यूम की जो रेशो है परसेंटेज दी गई है कि ये इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है, जितना एक जानदार के जिस्म का वॉल्यूम जो है उसमें जानदार के जिस्म में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उतनी ही वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकेगा। तो जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, हॉर्सेस, रैबिट्स, ये ऐसे जानदार हैं जो कि पानी में गोताखोरी नहीं करते, सिर्फ स्विमिंग की हम बात अलहदा कर लेते हैं, लेकिन आम हालात में ये डाइविंग नहीं करते। तो इनके जिस्म में जो खून है 1 किलोग्राम अगर एक जानदार के जिस्म का वेट है तो उसमें 60 से 110 ml होगा। अब जाहिर बात है जब जितना वेट बढ़ता चला जाएगा तो उतना ही खून की जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसको अगर हम कंपेयर करें उन ऑर्गेनिजम्स के साथ जिनका हमने अभी नाम ऊपर पढ़ा, वीडल सील, एलिफेंट सील, स्पर्म वेल, तो इनमें ब्लड का वॉल्यूम पर केजी ज़्यादा होता है। जैसे इनमें हमने देखा 60 से 110 पर ml पर केजी होता है, इनमें 200 से 250 ml ब्लड होता है पर केजी, यानी ब्लड की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट बात हम करने लगे हैं कि कितना ऑक्सीजन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को पूरा करते हुए ब्लड को सैचुरेट कर देती है, क्या मज़ीद ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। तो ये भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में 14 से 15 ml होती है ऑक्सीजन की। 1 किलोग्राम अगर जानदार की बॉडी के वेट को देखा जाए तो उसमें 14 से 15 ml ऑक्सीजन काफ़ी होती है जो उसको सैचुरेट कर सकती है। लेकिन हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स में देखें जो कि अभी डाइवर्स हैं और बहुत देर के लिए सबमर्ज रहते हैं, तो उनकी जो आप देख सकती हो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, 60 से 85 ml ऑक्सीजन है पर केजी पर वेट। ये यानी इतनी ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो उसके अंदर ब्लड के अंदर सैचुरेट कर सकती है, बाइंड कर
सकती है, जबकि हम देख सकते हैं नॉन डाइवर्स की बहुत कम है, 14 से 15। अब हमारे जो जानदार हैं जो कि पानी में गोताखोरी के लिए जाते हैं तो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। पट्ठों में मौजूद जो मायोग्लोबिन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ डिसोसिएट करके तो जो जानदार की एनर्जी बनने की जो प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो करती रहती है। अब जब गोताखोरी की हुई है तो ज़ाहिरी बात है एक हद तक ऑक्सीजन जो है ये सारी इस्तेमाल हो जाएगी, मायोग्लोबिन के साथ बाइंड की हुई लंग में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो भी इस्तेमाल हो जाएगी जब जानदार सबमर्ज हुआ है। तो एक वक्त आएगा कि अब मज़ीद जो जानदार है वो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जा रही है। तो ऐसी सूरत में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं, जिससे जानदार की जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन फिर ऐसे जानदारों में ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पर 4 से 9 मिलीग्राम मायोग्लोबिन जो है पर ग्राम होती है किसी जानदार के आम वेट में। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हॉर्स की बात करें तो इनके पट्ठों में स्केलेटल मसल्स में इतनी मायोग्लोबिन होती है। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करें बाकी के ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो कि डाइविंग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा देर के लिए गोताखोरी करते हैं, तो आप देख सकते हो कि इनके पट्ठों में मायोग्लोबिन की मिकदार इंसानों के मुकाबले में और नॉन डाइवर यानी कि गोताखोरी जो नहीं करते जानवर उनके मुकाबले में खासी ज़्यादा है। 55 से 70 मिलीग्राम मायोग्लोबिन पट्ठों में ये प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन को बाइंड करती है। तो अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा देर के लिए जानदारों को डाइविंग भी करा सकेगी। फिर ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है लंग्स में वो भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा लंग्स फ्लेक्सिबल इनके ज़्यादा होते हैं जो कि डाइविंग करते हैं। जब ये पानी में गोताखोरी के लिए जाते हैं तो पानी का प्रेशर जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा होता है। पानी प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है थोरेसिक रीजन पर भी। लंग्स जो होते हैं वो सीने के अंदर पाए जाते हैं, रिब्स के पसलियों के अंदर पाए जाते हैं। तो सीने का हिस्सा जो है इनका इतना प्रेशर जो है वो टॉलरेट कर लेता है और पानी में डुबकी लगाने के वक्त जो लंग्स हैं वो अच्छे तरीके से और थोरेसिक कैविटी के जो मसल्स हैं वो लंग्स को कंप्रेस भी कर देते हैं और लंग्स के थ्रू रिस्पायर करना बंद कर देते हैं क्योंकि पानी में तो हवा मौजूद नहीं है जिससे सांस लिया जा सके। मेटाबॉलिज्म भी खासा तेज़ होता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो जानदार डाइवर्स हैं और जो जानदार नॉन डाइवर्स हैं, जो डुबकी नहीं लगाते और जो डुबकी लगाते हैं, उनको अगर हम देखें तो उनके जिस्म में मेटाबॉलिज्म 2 तरीके से रन करता है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म उन जानदारों में ज़्यादा अच्छे तरीके से रन करता है जहाँ पर ब्लड फ्लो को भी आहिस्ता कर दिया जाता है। हमने जैसे अभी पीछे पढ़ा कि डाइवर्स में ब्लड फ्लो जो है वो वैजो कंस्ट्रिक्शन करके तो फ्लोज जो है वो आहिस्ता कर दिया जाता है ताकि एकदम से ऑक्सीजन के जो स्टोर्स हैं वो बिल्कुल खाली ना हो जाए। अगर तमाम जिस्म के हिस्सों को यकसा सप्लाई ऑक्सीजन की चली जाएगी तो ऑक्सीजन जितनी बॉडी के अंदर मौजूद है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने तो उसको ज़्यादा देर के लिए लेकर चलना है। तो ऐसी सूरत में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, बाकी के जो ऑर्गन होते हैं, उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी पहले मौजूद है वो तो इस्तेमाल कर ली जाती है। जब ये ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू करते हैं एटीपी बनाने के लिए। और वो जानदार जो कि जिनके जो वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही चलता रहता है। मिसाल के तौर पर ब्रेन में, मिसाल के तौर पर हार्ट का जो ये इंटरनल जो है वॉल है उसके मसल्स और वो सारे मसल्स टिश्यूज़ जिनमें ऑक्सीजन जो है उसकी खासी अच्छी मिकदार होती है, ये अच्छी खासी सप्लाई ऑक्सीजन की हासिल करते रहते हैं खून से। तो खून को भी जो हार्ट है वो ब्रेन की तरफ, लंग्स की तरफ और हार्ट अपनी तरफ पंप करता रहता है। ये इन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ पंप करता रहता है और जो नॉन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ वेजो कंस्ट्रिक्शन करके पंपिंग को स्लो कर देता है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन के ख़त्म होने का रेट है यानी कि ऑक्सीजन डिप्लीशन उसको भी स्लो कर दिया जाता है और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है उसको भी मुनासिब रफ्तार में जो जानदार है उसके जिस्म में जारी रखा जाता है, जिसकी वजह से डाइव यानी डुबकी ज़्यादा देर तक जानदार लगा सकता है। पानी के अंदर जब वो डूबा पड़ा रहेगा तो ये एक और काम करेगा कि अपने मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर लेगा और अपने जिस्म के दर्जा हरारत को भी स्लो कर लेगा। हाइपोथर्मिया कहते हैं जिस्म के दर्जा हरारत को स्लो कर लेना, क्योंकि जिस्म के दर्जा हरारत को हाई रखने के लिए भी एनर्जी की अच्छी खासी मिकदार चाहिए होती है, जिसको इस सूरत में हाइपोथर्मिया करने की वजह से डाइविंग के दौरान जानदार अपनी बॉडी को कूल रखता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म होता है।